हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार भारती। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जी इफेक्टिव क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना था। फिर हमने ये जाना था कि अगर हम कंटेनर को ए एक्सेलरेशन से किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो लेयर्स के शेप कैसे बनेंगे। फिर हमने उस पर एक प्रेशर इक्वेशंस भी लिखा था, लास्ट के लेक्चर में मैंने दिखाया था। सबसे आखिरी के स्लाइड्स में वो था, जिसमें कि मैंने यहाँ पे प्रेशर इक्वेशन भी लिखा था ये। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, उसके बाद एक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, एक छोटा सा माइन्यूट सा कॉन्सेप्ट है। आई वो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हेवी सा चीज़ है, बट वो मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा। और दो तीन क्वेश्चंस हैं वो करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये जी इफेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन करूँगा। तो ये पहला क्वेश्चन ये है, जिसमें कि यहाँ पे आप अगर डायग्राम को देखो तो ये एक कंटेनर है, ठीक है। इसको हम एक्सेलरेशन ए से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। और ये फ्री सरफेस है, ये जो है फ्री सरफेस है। तो सिंस की एक्सेलरेशन इधर ए आ रहा है, ग्रेविटी तो रहेगी ही। तो इसका जो अगर मैं सूडो एक्सेलरेशन होगा, हर एक पार्टिकल पे इधर लग रहा होगा, ग्रेविटी इधर लग रही होगी, तो जी इफेक्टिव जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए टू सी जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर है टू द लेयर, मतलब कि ये लेयर है, इसके परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। और ए से सी के बीच का डिस्टेंस एल है, सिमिलरली बी से सी का बीच का डिस्टेंस एक्स है। तो यू हैव टू फाइंड द प्रेशर एट सी, ठीक है। ये हमको लिखना है। तो एक बात बताओ, हम इसको दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि वाई ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो प्रेशर एट ए जो हो जाएगा आपका, वो क्या आएगा, पी ए टी एम होगा। बिकॉज ये जो कंटेनर है, लेट्स से कि ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो ये तो फ्री सरफेस है, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो पी ए जो होगा पी ए टी एम हो जाएगा। सिमिलरली पी बी भी जो होगा पी ए टी एम ही होगा, ठीक है। अगर मैं ए से सी के बारे में लिखूं कि मैं सीधा सीधी ए से सी की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, तो आई एम मूविंग अलोंग द नेट एक्सेलरेशन, तो मेरा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं सी से ए जा रहा होता तो मैं अपोजिट जा रहा हूँ नेट एक्सेलरेशन के, तब मेरा प्रेशर घट रहा होता। बट यहाँ उल्टा है, हम ए से सी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि पी एट ए, सॉरी, पी एट सी इक्वल्स टू पी एट ए प्लस ऑफ रो, इसका लेट से की डेंसिटी रो है, ठीक है। तो रो जी एल, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल, एंड दिस इज करेक्ट आंसर। इसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं है। सो रो जी एल पी ए प्लस रो जी एल, और पी ए की जगह पे अगर आप सब्सटीट्यूट करना चाहो तो पी ए टी एम लिख सकते हो, पी ए टी एम प्लस रो जी एल, ठीक है। बट अगर कोई बोले कि सर मैं तो ए से सी की तरफ नहीं जाके मैं बी से सी की तरफ भी तो जा सकता हूँ इस डायरेक्शन में, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल हम जा सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो प्रेशर एट बी क्या है, प्रेशर एट बी इज नथिंग बट पी ए टी एम, राइट। प्रेशर एट बी इज वॉट, पी ए टी एम। तो प्रेशर एट बी तो आपका पी ए टी एम है। और बी से सी के डायरेक्शन में अगर आप देखो तो ग्रेविटी तो आपका वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, हर पार्टिकल पे। और एक्सेलरेशन जो लग रहा है, जो कि सूडो एक्सेलरेशन है हर लिक्विड के पार्टिकल, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो जब मैं बी से सी की तरफ मूव करूंगा, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, और मैं बी से सी की तरफ अगर मूव कर रहा हूँ, तो मैं अलोंग ए तो मूव कर ही रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा प्रेशर तो बढ़ेगा ही। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मैं बी से सी की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो विल देयर बी एनी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी? नहीं। क्यों? क्यों नहीं होगा, समझो पहले। मैं कह रहा हूँ कि लेट से कि अगर सिर्फ ग्रेविटी रहती, सिर्फ ग्रेविटी रहती, तो लेयर इस तरह से बन रहे होते, ठीक है। उस वक्त जब मैं इस पार्टिकल इस पॉइंट से किसी एच पॉइंट पे नीचे की तरफ जा रहा होता, तो मैं रो, लेट से कि डेंसिटी रो है तो रो जी एच लिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रहा था, और वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। एक चीज बताओ मुझे, यही सेम केस में कि जहाँ सिर्फ ग्रेविटी लग रही है और ये लेयर्स हैं, ठीक है, तो लेट से कि यहाँ से यहाँ के बीच में हाइट एच है, ठीक है, ये ओपन सरफेस है, तो ये पी ए हो गया मान ले, ठीक है, ये पी बी हो गया, ठीक है। और यहीं पे एक पॉइंट मैंने मान लिया, इसको मैं अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ, पी एट सी। तो पी एट सी क्या होगा, अगर मैं पी एट ए बोलूँ तो पी ए टी एम है, ठीक है। पी एट बी बोलूँ तो मैं पी ए प्लस ऑफ रो जी एच है। व्हाट विल बी द पी ऑफ सी? तो आप बोलोगे कि सर ये दोनों सेम लेयर पे है, सेम लिक्विड है, तो प्रेशर सेम होगा, तो पी एट सी विल बी इक्वल टू पी ऑफ बी। लेकिन ये सेम क्यों है, कभी आपने सोचा? अगर मैं बोलूं कि चलो बी से सी की तरफ जाते हैं तो कुछ इफेक्ट होगा, तो अगर मैं बी से सी की तरफ जाऊं तो सिंस की इसमें जो है एक्सेलरेशन जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो प्रेशर जो क्या हो जाएगा थ्रू आउट,
इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए पी एट सी इक्वल्स टू पी ऑफ बी हो गया है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से सुनो मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ कि पी एट बी तो आपने निकाल लिया, और हर पार्टिकल पे ग्रेविटी ही लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये कंटेनर जो है कहीं पे भी मूव नहीं कर रही है, तो इस हर पार्टिकल में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, लग रहा है कि नहीं। तो अगर आप बी से सी की तरफ मूव करोगे तो कोई भी एक्सेलरेशन है इस राइट डायरेक्शन में नहीं है, और ग्रेविटी जो लग रही है वो वर्टिकल डाउनवर्ड में लग रही है। तो इसका मतलब कि जब मैं बी से सी की तरफ मूव करूंगा तो देर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन, तो बी से सी के मूव करने में हमारे प्रेशर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए प्रेशर एट सी इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। तो वही चीज मैं यहाँ इस केस में कह रहा हूँ कि जब यहाँ आप बी से सी में जा रहे हो तो ग्रेविटी का तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड लग रही है। बट इज देयर एनी एक्सेलरेशन, हाँ है, कौन सा, सूडो एक्सेलरेशन, और हम कंटेनर की फ्रेम से देख रहे हैं। तो क्या पी बी से सी के जाने में प्रेशर पे इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो वो क्या प्रेशर घट रही होगी या बढ़ रही होगी। तो अगर बी पे मान लेते हैं कि कुछ प्रेशर है और सी की तरफ हम जा रहे हैं, तो अलोंग द एक्सेलरेशन जा रहे हैं हम, क्योंकि कंटेनर के फ्रेम से देख रहे हैं। तो अगर हम अलोंग द एक्सेलरेशन जा रहे हैं तो प्रेशर मेरा बढ़ेगा या घटेगा, प्रेशर मेरा बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, तो ठीक है। और पी एट बी क्या है हमारा, पी एटीएम है, और अगर मेरा प्रेशर बढ़ेगा तो पी एटीएम प्लस समथिंग कुछ होगा। ठीक है, देखते हैं वो समथिंग क्या है। तो मैं अगर बोलूँ तो हमारे पास पी बी इक्वल्स टू पी एटीएम तो हो गया, ठीक है। तो मैं पी सी को बोलूँगा पी बी प्लस ऑफ, अगर मैं देखूँ तो यहाँ से यहाँ के अगर मैं डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तो जा रहा हूँ अगर, तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन ए है इधर, ठीक है, विच इज सूडो एक्सेलरेशन, और ग्रेविटी जी है। तो मैं अलोंग द एक्सेलरेशन ए जा रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा प्रेशर बढ़ेगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, रो ए एक्स लिख सकता हूँ, एक्स क्योंकि डिस्टेंस है। अगर मैं ग्रेविटी के डाउन डायरेक्शन में जब जा रहा था, अगर इस केस को देखो, तो रो इंटू नेट एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस था विच वॉज एच। अब इस केस में क्या है, रो इंटू नेट एक्सेलरेशन क्या है ए, और डिस्टेंस क्या है एक्स, तो रो ए एक्स, और सिंस की पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि अलोंग द एक्सेलरेशन ए हम मूव कर रहे हैं। तो इसको अपन पी एट बी को मैं पी एटीएम, क्योंकि बी भी जो है क्या है, फ्री सरफेस पे लाई कर रहा है, और ए और बी सेम लेयर्स पे हैं तो प्रेशर तो सेम ही होगा विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्लस ऑफ रो ए एक्स। चलो ठीक है, तो पी एट सी ये आ गया। तो अब बोलोगे सर बट आपने तो पहले वाले केस में पी एटीएम प्लस रो जी एल निकाला था, यहाँ पी एटीएम प्लस रो ए एक्स है। अगर हम सेम पॉइंट के प्रेशर्स निकाल रहे हैं जो कि प्रेशर एट पॉइंट सी है, तो ये तो सेम आना चाहिए। बिल्कुल सही है आपका ये डॉट, बिल्कुल सही है। तो मैं कहूँगा कि इसको फिर से देखते हैं। तो ये x को अगर मैं हटा दूं और l के टर्म में लिखूं तो शायद कुछ काम बनेगा, और फिर हम देखते हैं कि सेम आता है कि नहीं, और जो कि आएगा। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे ग्रेविटी g लग रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका हर पार्टिकल पे ऐसा ही हो रहा होगा, तो मैं ए पॉइंट ही मान लिया हूँ, ए लग रहा होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, और कल मैं लेक्चर में बताया था आपको कि ये यही डायरेक्शन में ये जी इफेक्टिव भी होगा। तो कल मैंने आपको क्या बताया था कि जी, ये हो गया आपका जी इफेक्टिव, और आपका ये हो गया एक्सेलरेशन ए, राइट। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जी इफेक्टिव और जी के बीच में जो है एंगल थीटा है, तो टेन थीटा क्या होता है, ए बाय जी। तो इसको अभी याद रखना, मैं क्यों बोल रहा हूँ वो अभी समझ में आएगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाय जी होता है, क्लियर है। ये समझ में आया ना, क्योंकि मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि थीटा जो एंगल है वो जी इफेक्टिव और जी के बीच में है। तो टेन थीटा आप कैसे निकालोगे, ए बाय जी, ये ए जो है पैरेलली यहाँ पे हमने क्या किया था, शिफ्ट किया था, तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर है यहाँ तक। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, जी इधर लग रहा है, ठीक है, और हमारा ए जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये अब हमारा जी इफेक्टिव हो गया, तो जी इफेक्टिव और जी के बीच का एंगल थीटा हो गया, तो टेन थीटा। और ये थीटा क्यों हुआ, क्योंकि ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये फिर से थीटा होगा क्योंकि जी इफेक्टिव इसके परपेंडिकुलर होता है लेयर्स के, राइट। नेट एक्सेलरेशन जो होगा परपेंडिकुलर होगा ना लेयर के, तो ये आपका थीटा हो गया, तो टेन थीटा क्या हो गया, ए बाय जी। ठीक है, तो ये टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाय जी है, और ये थीटा को अगर आप देखो, इस थीटा को देखो, तो मैं एक्स को, एक्स और ये एंगल मेरा क्या है, एल है। अगर मैं फ्रिज डायग्राम बनाऊं इसको, मैं अगर यहाँ से, चलो क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसमें देखो, अगर इस डायग्राम में, तो यहाँ से ए से सी के बीच में जो ये पॉइंट है, मैंने पहले ही बताया था ए टू सी इज परपेंडिकुलर टू लेयर है, तो जी इफेक्टिव भी परपेंडिकुलर टू लेयर होता है, तो ये तो थीटा थीटा रहेगा ही। ठीक है, क्लियर है। और मैंने क्या बताया कि ए से सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, एल है, ठीक है। और आपका ये जो ट्राइंगल है, ये ए से सी परपेंडिकुलर है, तो ये ट्राइंगल में ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका,
और ये एंगल थीटा है, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स है और एल है, तो आप साइन थीटा निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अगर थीटा है तो ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, बिकॉज ये ए सी क्या है, परपेंडिकुलर है, मैंने पहले ही बता रखा था। ठीक है, तो हम साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, देखते हैं। तो अगर मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ मैं, चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये जो डिस्टेंस है ए सी, ये तो एल है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला जो मेरी हाइलाइटर है उसको आप ध्यान से देखो। क्यों? क्योंकि ए सी जो है परपेंडिकुलर टू लेयर है, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो मैं इस डायग्राम को, इस ट्राइंगल को मैं सेपरेटली एक बार बना देता हूँ ताकि वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये आपका बी है। ठीक है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये आपका एल है और ये एक्स है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, अगर ये थीटा है तो ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस। सो कैन यू राइट साइन थीटा? साइन थीटा इज नथिंग बट पी बाई एच। So what will be p by h? Sin theta will be L by x. So can you substitute x as L by sin theta? राइट, वी कैन सब्सटीट्यूट, राइट। तो x इक्वल्स टू एल बाई साइन थीटा तो हो गया। चलो ठीक है, अब मैं कहूँगा कि मेरे पास पी सी इक्वल्स टू पी ए टी एम प्लस रो ए एक्स है। ठीक है, पी सी इक्वल्स टू पी ए टी एम प्लस ऑफ रो ए एक्स है। तो मैं पी ए टी एम को तो पी ए टी एम ही रहने दूंगा, लेकिन क्या मैं पी रो ए एक्स को मैं एल बाय साइन थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब एक बात बताओ मेरे को आप, कि मैंने बताया कि टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी है। ठीक है, कैसे ए बाई जी है सर? तो वो मैंने बताया आपको कि इस पॉइंट पे ग्रेविटी इधर लग रही है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, राइट। तो जी इफेक्टिव जो हो जाएगा, ये नेट आपका ये जी इफेक्टिव होगा, और जी इफेक्टिव जो होता है परपेंडिकुलर टू लेयर होता है, इट मीन्स कि ये जी इफेक्टिव भी अलॉन्ग द लाइन ए सी ही होगा। क्यों? क्योंकि ए सी जो है क्या है, परपेंडिकुलर टू लेयर है, यही आपका लेयर था। तो जी इफेक्टिव भी यही हो गया। तो ये अगर गौर से देखो तो ये थीटा है, तो ये 90 है, माइनस थीटा होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, जी वर्टिकल डाउनवर्ड में है। ठीक है, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी है आपका, क्लियर है। तो वही टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी मैंने लिख दिया। दूसरे वे में देख सकते हो, तो कल मैंने आपको बताया था कि जी इफेक्टिव, ये ये जी जी और जी इफेक्टिव जो आपका अगर ये है तो उसके बीच में एंगल कितना होता है, थीटा होता है। उसी टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, ए बाई जी। ऐसे भी आप समझ सकते हो। बट हाँ, कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि सर ये थीटा और ये थीटा कैसे सेम होगा, तो उसके लिए मैंने आपको बताया, बिकॉज राइट, ये जरूरी नहीं है कि ये थीटा और ये जो लेयर हॉरिजॉन्टल से बना रहा है थीटा सेम हो। तो उसके लिए मैंने बताया कि यहाँ सेम क्यों है, सेम क्यों है, क्योंकि अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज जी, दिस is your pseudo acceleration A, this is G effective. And why G effective is along AC? Because G effective is perpendicular to the layer formed, and the AC is also perpendicular to this layer. So it means that G effective will be along this AC line, right? तो ये थीटा आपका हो ऐसे, इसीलिए ये भी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे भी टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी होगा। तो अब मैं, अगर मेरे पास टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी है, तो टेन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऑल्सो, राइट। तो आप यहाँ से हाइपोटेनियस निकाल सकते हो, अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, बिल्कुल निकाल सकते हो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो एक ट्राइंगल ही बना रहा है ना। अगर आप देखो तो ये टेन थीटा इक्वल्स टू ए बाई जी का ये ट्राइंगल ही तो बना रहा है, तो हाइपोटेनियस क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आप साइन थीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो साइन थीटा विल बी नथिंग बट ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो अब आप क्या यहाँ पुट कर सकते हो, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, बिल्कुल पुट कर सकते हैं इस वाले में। तो अगर मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करूं, इस वाले में, तो पी सी इक्वल्स टू पी ए टी एम प्लस रो ए एल बाय साइन थीटा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। तो पी सी इक्वल्स टू पी ए टी एम प्लस ऑफ रो ए एल बाय साइन थीटा, इज इट एल बाय साइन थीटा, यस, रो ए एल बाय साइन थीटा। सो नाउ पी ए टी एम प्लस ऑफ रो ए एल, वन अपॉन साइन थीटा इज, वन अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये से ए कैंसिल हो गया।
ठीक है, तो पी ए टी एम क्या होगा, पी ए टी एम प्लस ऑफ रो एल रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, राइट। तो पी ए टी एम प्लस ऑफ रो एल रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज नथिंग बट जी इफेक्टिव। तो अगर आप इक्वेशन को दोनों को मैच करोगे तो सेम ही आ रहा होगा। यहाँ पे जो मैंने पी सी लिखा था, ये मैंने जी लिखा है, ये दिस इज नथिंग बट जी इफेक्टिव, क्योंकि इस डायरेक्शन में जी इफेक्टिव लगता है, राइट। तो पी सी इक्वल्स टू पी ए टी एम प्लस दिस विल बी जी इफेक्टिव। सॉरी, मैं मिस्टेकनली जी लिख रहा था, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये जी इफेक्टिव होगा, क्योंकि ए से सी में जब हम जा रहे होंगे तो ये हम अलोंग द नेट एक्सेलरेशन जा रहे हैं, यहाँ पे हम अलोंग द नेट एक्सेलरेशन जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में हमारा जी इफेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे रो जी इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो पी सी भी हमारा पी ए प्लस जी इफेक्टिव इंटू एल है। लेट से पी ए जो क्या है आपका पी ए टी एम है, तो पी ए टी एम प्लस रो जी इफेक्टिव एल आ रहा है, और यहाँ पे भी आपका पी सी क्या आ रहा है, फाइनली पी ए टी एम प्लस रो एल जी इफेक्टिव। तो दोनों इक्वेशन सेम आ गए ना, तो इसीलिए आप किसी भी तरीके से प्रेशर इक्वेशन लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं है, जिस तरफ से आपको फिजिबल पड़े आप वैसे लिखो। जैसे कि यहाँ पे ए से सी में लिखना ज़्यादा फिजिबल था, क्योंकि तुरंत आंसर आता। क्यों? इसीलिए आंसर आता क्योंकि यहाँ पे आपको पी ए का तो पता ही है कि दिस इज पी एटमोसफेयर, राइट, क्योंकि ये फ्री सरफेस है, ओपन टू एटमोसफेयर है। और यहाँ पे सी और ए के बीच का डिस्टेंस मुझे एल दिया हुआ ही है, और ये बोला गया है कि ए सी जो है परपेंडिकुलर है दिस लेयर के। तो इट मीन्स कि मैं जो हूँ अलॉन्ग द नेट एक्सेलरेशन मूव कर रहा हूँ, क्योंकि लेयर के परपेंडिकुलर ही नेट एक्सेलरेशन बनता है ना, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर ही हमारा लेयर बनता है, राइट। तो अगर मैं उसको उल्टे तरीके से देखूँ तो ये लेयर है, तो ये नेट एक्सेलरेशन हो गया। तो अगर मैं उल्टा देखूँ तो ये अगर नेट एक्सेलरेशन है तो आपका लेयर भी इस तरह से बनेगा, राइट। तो दोनों अदर वे राउंड है, वाइस वर्सा है। तो अगर ए सी परपेंडिकुलर है, इट मीन्स कि ये जी इफेक्टिव आपका ये हो गया, आप अलॉन्ग द नेट एक्सेलरेशन जा रहे हो, तो प्रेशर को बढ़ा के पी ए प्लस रो जी इफेक्टिव एल लिख दो। या नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और उसका भी मैंने प्रूफ दिया कि प्रेशर तो सी पे सेम ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। तो अब मैं यहाँ तक तो मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे इसका प्रेशर इक्वेशन लिखने के लिए, चलो। तो अब इस पॉइंट पे प्रेशर इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। मुझे ये एक कंटेनर दिया हुआ है, दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है, दिस इज क्लोज्ड कंटेनर, दिस इज क्लोज्ड कंटेनर, सो देयर इज नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाई? क्योंकि जो वाटर का फ्री सरफेस है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं है, उसका एक्सपोजर नहीं है, तो उसमें कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ अब प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड और प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है, ये कंटेनर जो है ए एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है, ठीक है। ग्रेविटी तो लगी रही होगी, दैट इज इनएविटेबल। तो इसीलिए लेयर मैंने पहले से ही इस तरह से बना रखा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, परपेंडिकुलर टू नेट एक्सेलरेशन। मेरे को प्रेशर इक्वेशन लिखना है, और मुझे बताना है कि प्रेशर एट ए बी सी एंड डी क्या होगा, ठीक है। क्लियर है? अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ क्लियरली, तो लेयर्स तो बने हुए हैं हमारे, ठीक है। और मेरे को बोल रहा है कि क्लोज्ड कंटेनर, तो इट मीन्स देयर इज नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं पी ए इक्वल्स टू जीरो तो लिख ही सकता हूँ, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जीरो। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि पी डी भी जीरो होगा, लेकिन क्या आप थोड़ा गौर से देखो तो क्या पी डी भी जीरो होगा? क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए और डी सेम लेयर पे नहीं है, सबसे पहला बात। अब और कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ये भी तो यहाँ पे अगर ए को डी जीरो लिखो तो डी को भी लिखो। नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमारा यहाँ लेयर इस तरीके से बना है, ना कि इस तरीके से बना है। यहाँ पे ए एक्सेलरेशन भी है, तो इसके पास कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। क्यों प्रेशर होगा वो देखो आप। इस ए पॉइंट पे तो कुछ भी प्रेशर नहीं है क्लोज्ड कंटेनर में, लेकिन अगर मैं इस लेयर को देखूं जहां से डी जा रहा है, तो यहां से यहां अगर मेरे को डी के पास जाना है, ए से डी के पास मैं जा रहा हूं, तो क्या तो आपको दिख नहीं रहा कि मैं अलोंग द एक्सेलरेशन मूव कर रहा हूं? कर रहा हूं कि नहीं? क्योंकि अगर मैं सूडो एक्सेलरेशन की बात करूं तो जी इफेक्टिव, तो जी तो इधर लगेगा, सूडो एक्सेलरेशन इधर लगेगा। मैं बना ही देता हूं ताकि वो आपको दिखते रहे थ्रू आउट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं। तो इधर आपका क्या होगा? जी होगा, ठीक है। इधर आपका क्या होगा? सूडो एक्सेलरेशन विच विल बी ए। तो अगर आप देखो तो ए से डी में थ्रू आउट मैं कहाँ जा रहा हूँ? ए एक्सेलरेशन की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली जो ए का प्रेशर होगा वो डी से क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि मैं अलोंग द एक्सेलरेशन मूव कर रहा हूँ। तो इसीलिए पी ऑफ ए और पी ऑफ डी बराबर नहीं होंगे, और पी ऑफ डी तो जीरो तो कतई नहीं होगा, क्योंकि हम ए एक्सेलरेशन के एटलीस्ट तरफ तो मूव कर ही रहे हैं, और ए सबसे कॉर्नर पॉइंट है, तो वो तो जीरो ही होगा सिंस की एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नहीं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये गलती मत कर देना कि पी डी भी को भी जीरो बता देना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। नाउ पी एट डी ही लिखते हैं सबसे पहले। तो पी एट डी में लिख सकता हूँ पी ए, सिंस कि मैं अलोंग द नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड में।
ठीक है। देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी बिकॉज इस डायरेक्शन में ग्रेविटी है क्या, अगर मैं सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो इज देयर एनी ग्रेविटी, नो। सो आई कैन राइट पी ए प्लस ऑफ रो ए एल टू, बिकॉज अगर ये एल टू है तो ये भी एल टू है, क्लियर है, दिस इज ऑल्सो एल टू, ठीक है। एंड ए से बी एल वन है तो डी से सी भी क्या होगा, एल वन होगा, ठीक है। अब मैंने पी एट डी इक्वल्स टू रो ए एल टू लिख दिया, ठीक है। चलो अब कोई बोलेगा कि मेरे को तो ए मिल गया, ए मिल गया मेरे को, ठीक है, डी मिल गया, पीसी लिखना है। चलो पीसी को अपन पी एट डी प्लस ऑफ रो जी एल टू लिख, रो जी एल वन लिख सकते हैं। कैसे, देखो यहां से अगर मैं यहां जाऊं तो अलोंग द ग्रेविटी में मूव कर रहा हूं तो प्रेशर तो बढ़ेगा, तो पी ऑफ डी प्लस ऑफ रो जी एल वन लिख सकते हैं, यहां से यहां के लिए बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पी एट सी क्या हो गया, पी एट डी प्लस ऑफ रो जी एल वन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एट डी को क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए प्लस ऑफ रो ए एल टू प्लस ऑफ रो जी एल वन लिख सकते हैं। पी एट ए इज नथिंग बट जीरो, क्योंकि वहां कुछ नहीं है, पी एट ए इज जीरो, ठीक है। तो रो को मैं कॉमन ले लूं तो ए एल टू प्लस ऑफ जी एल वन हो जाएगा आपका पी एट सी। क्लियर है यहाँ तक, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। तो रो ए एल टू प्लस ऑफ रो जी एल वन, ठीक है। पी एट सी भी हमने लिख दिया। व्हाट विल बी पी एट पी, तो क्लियर इजी है, मैं ए से बी में मूव कर जाऊंगा, तो जब मैं ए से बी में मूव करूंगा तो पी एट बी क्या हो जाएगा, पी एट बी विल बी नथिंग बट पी एफ पी ऑफ ए प्लस ऑफ रो जी, एंड ए से बी का लेंथ कितना है, एल वन, ठीक है। तो रो जी एल वन, पी ऑफ ए इज नथिंग बट जीरो, सो पी ऑफ बी इज रो जी एल वन, दैट्स इट, यही था आपका। और अगर आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप पहले पी ऑफ ए आपने जीरो लिखा तो फिर ए से बी का लिखो, फिर बी से सी का लिखो, तो बी से सी में आप अलॉन्ग द नेट एक्सलेशन मूव कर रहे हो तो पी बी प्लस ऑफ रो ए एल टू लिख देना। फिर सी से डी में आप क्या हो, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि ग्रेविटी आपकी इधर लग रही है, आप अपोजिट जा रहे हो जी के, तो आपका प्रेशर सी से डी में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि आप, मैंने क्या बोला था कि इफ यू मूव अलॉन्ग द एक्सलेशन देन योर प्रेशर विल बी increasing, but if you move against the acceleration then your pressure will decrease. So from C to D आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी ग्रेविटी इधर है, आप उसके अपोजिट जा रहे हो, तो आपका प्रेशर जो एट D जो होगा वो लेस देन होगा प्रेशर एट C। क्लियर है, तो उस तरह से भी लिख सकते हो, मैं उस तरह से भी लिख के दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो अगर आप उस तरह से भी लिखो, प्रेशर इक्वेशन लिखना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। पी एट ए इक्वल्स टू जीरो, इसीलिए मैं सारे तरीके लिख रहा हूँ ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर मैं ए से बी में लिख रहा हूँ, ठीक है। ए टू बी में मैं अगर लिखूँ तो पी एट बी क्या हो जाएगा, पी एट ए प्लस ऑफ रो जी एल वन, पी एट ए इज नथिंग बट जीरो, तो इट विल बी रो जी एल वन, ठीक है। नाउ मैं बी से सी में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बी एट सी में लिखूंगा तो पी एट सी इक्वल्स टू पी बी प्लस ऑफ रो जी एल टू, बिकॉज बी से सी में एल टू है एंड इट विल नॉट बी जी, इट विल बी ए, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन along this direction when I move from B to C, ठीक है। it will be A, it won't be Z, because मैं जब B से C की तरफ मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में A एक्सेलरेशन है, राइट। G तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो सिर्फ रो ए एल टू होगा, तो पी एट बी प्लस ऑफ रो ए एल टू, ठीक है, रो ए एल टू, ठीक है। नाउ मैं अगर प्रेशर एट सी से डी की तरफ अगर मैं मूव किया तो मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर एट डी इक्वल्स टू प्रेशर एट सी प्लस और माइनस, लेट सी। अगर मैं सी से डी की तरफ मूव कर रहा हूँ, सी से डी की तरफ मूव कर रहा हूँ तो मैं ग्रेविटी के अपोजिट में मूव कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं प्रेशर के अपोजिट मूव कर रहा हूँ, सॉरी मतलब इसका मतलब कि मैं एक्सेलरेशन के अपोजिट मूव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है। सी से डी में मूव कर रहा हूँ, मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इट मीन्स आई एम मूविंग अपोजिट टू द ग्रेविटी और लेट्स से एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब हमारा प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ रो जी एल वन, ए लिखूंगा या जी लिखूंगा, जी लिखूंगा, वाई, बिकॉज इस डायरेक्शन में अगर जी है तो इसके एंटी पैरेलल क्या हो जाएगा, माइनस जी, ठीक है। तो और इस डायरेक्शन में ए है हमारा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो ए है नहीं, ठीक है। तो ए का कंपोनेंट ए, तो ए का टर्म तो नहीं आएगा, क्या का टर्म आएगा, जी का टर्म आएगा, क्यों, क्योंकि हम वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हैं और ग्रेविटी हमारी वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो अगेंस्ट में कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, तो ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं पी सी माइनस ऑफ रो जी एल वन, पी सी इज वॉट, पी सी इज योर पी बी प्लस ऑफ रो ए एल टू, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी सी इज योर पी बी प्लस ऑफ रो ए एल टू minus of rho g L1. Now PB is what? PB is your
रो जी एल वन, राइट। तो आप इसको रो जी एल वन प्लस ऑफ रो ए एल टू माइनस ऑफ रो जी एल वन लिख सकते हो। ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो पी एट डी क्या हो गया आपका, रो ए एल टू आ गया। तो अगर आप अल्टीमेटली देखो तो ए से डी भी जब आप मूव कर रहे थे, ए से डी भी मूव कर रहे थे, तो आपका रो ए एल टू ही तो आ रहा था, जो कि आपका प्रेशर एट डी है। यहाँ पे देखो पी एट ए तो ज़ीरो ही था, तो रो ए एल टू आया। और अगर आप अलॉन्ग ए बी सी डी से भी होते हुए जाओ तो आपका प्रेशर फाइनली एट डी क्या आ रहा है, रो ए एल टू। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ दिस इज लास्ट टॉपिक, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है, बेसिकली मैं लिख के लाया हूं तो मैं इसको पहले पढ़ देता हूं। सो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स स्टेट्स दैट प्रेशर एट एनी डेप्थ फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ वेसल। तो वेसल्स का इसका मतलब क्या हुआ कि लेट से, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, सेम ही लिक्विड है, ठीक है, सबका डेंसिटी रो है, सेम लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड अगर सेम है तो डेंसिटी सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड सेम लिक्विड भरी भरी हुई है, ठीक है। लेट से कि ये, इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, नहीं तो बोलेंगे कि यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। और लेट से कि इसका हाइट h है, यहाँ से लेके इस पॉइंट, ये पॉइंट तक में जो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट तक में, ठीक है, ये पॉइंट तक में, ये जो पॉइंट दिख रही है आपको, ये सारे पॉइंट सेम लेवल पे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने ये ग्रीन डॉट डॉट डॉटेड लाइन बना दिया है, ताकि दिखाने के लिए कि ये सारे सेम लाइन पे हैं, ठीक है। ये चारों पॉइंट, एक दो तीन चार, ये चारों पॉइंट सेम लेयर पे हैं, ठीक है। और सिर्फ इस पे ग्रेविटी लग रही है, अगर ग्रेविटी इस डायरेक्शन में लग रही है, दिस इज द नेट एक्सीलरेशन, तो आपका लेयर्स इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस तरह से बनाया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये सारे चारों जो आर्म है, ये किसके मतलब ये वेसल्स के, ये अलग अलग शेप्स के हैं। तो हो सकता है कि लोगों को ये फील हो कि इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर अलग अलग होगा, बट इन रियलिटी इन चारों पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, अगर यहाँ से फ्री सरफेस से इस पॉइंट का दूरी चारों केस में अगर लेट से कि सेम है तो, और इस केस में सेम है, लेट से कि इन चारों पॉइंट का फ्री सरफेस से डिस्टेंस जो है h है। तो रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द वेजल्स, अगर लिक्विड सेम है तो इन चारों पॉइंट पे क्या होंगे, प्रेशर सेम होंगे। तो वही ये कह रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर स्टेट्स दैट प्रेशर एट एनी डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ क्या है, h, ठीक है, फ्रॉम द फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस ही मैंने बोला, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ वेसल, ठीक है। तो यहाँ पे चारों में आपको देखो तो चारों का शेप अलग अलग है, बट स्टिल अगर मैं इसको ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, इसको सी बोलूँ, इसको डी बोलूँ, तो पी एट ए इक्वल्स टू पी एट बी इक्वल्स टू पी एट सी इक्वल्स टू पी एट डी व्हेन ए बी सी एंड डी लाइज ऑन द सेम लेयर एंड the distance of A, B and C and D from the free surfaces are same, और let's say depth of all these 4 points are same, तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यही आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द वेसल, तो ये ध्यान में रखना। तो क्लियर है। तो आज के लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। टिल देन यू लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।